नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल का उनका कार्यकाल जो है आज उन्होंने पूरा किया है। 26 मई 2014 को पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और कार्यभार ग्रहण किया था। इसके बाद 2019 चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की और इसके बाद उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री का पद उन्होंने संभाला। और इस 8 साल के सफर में किस तरीके से अर्थ जगत से लेकर राजनीति, पॉलिसी से लेकर नए कानून और विदेश नीति, किस तरीके से हमने देखा है जो सफ़र है उसमें क्या बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं और क्या वो टर्निंग पॉइंट है इन अलग अलग सेक्टर्स में, ये समझेंगे अपने बेहद ख़ास मेहमानों के ज़रिए जो हमें बताएंगे कि असल में इन 8 वर्षों में किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग विधाओं में या फिर सेक्टर्स में हमने आगे अपने कदम बढ़ाए हैं और क्या चैलेंजेस रहे हैं और किस तरीके से उनका इम्पैक्ट आने वाले वर्षों में नजर आएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, पूर्व राजदूत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान प्रदीप गुप्ता जी हैं जो कि चेयरमैन हैं और साथ ही ऑथर हैं, कंट्रीब्यूटर मोदी 2.0 और साथ ही साथ अर्थ जगत के बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे दिलीप चुनाय जी, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल फिक्की। आपका सर स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा प्रदीप गुप्ता जी आपसे कि अगर हम इन 8 वर्षों के सफ़र को देखें और जो आपने किताब ने लिखी है, इन 8 वर्षों के सफ़र में क्या बड़े वो टर्निंग पॉइंट हैं जो आप देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, कंट्री के नज़रिए से और प्रधानमंत्री पद के नज़रिए से? देखिए, 8 साल की बात करें और खासकर परिणाम की बात करें तो एक सेंटेंस में वो समराइज होता है, डिलीवरी विद स्केल एंड स्पीड। जो डिलीवरी हुई है और जिस अनुपात और जिस स्केल और जितनी गति से हुई है वो लाजवाब, वो पहली बात। दूसरी बात, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें इंडिया के अंदर तो जो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की है मोदी जी ने, उसका कोई जवाब नहीं है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि ही हिमसेल्फ यानी खुद वो कहते हैं कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बताऊंगा। रिपोर्ट कार्ड वो बताता है जिसको कुछ बताने के लिए हो, तो हम KPIs कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो वेरियस इंडिकेटर्स के ऊपर वो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि सभी की सभी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, पॉलिटिकल पार्टीज हो या सरकारें हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सबको अपना रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस जो है वो सामने रखना पड़ेगा। वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जिसको आप जवाबदेही और जिम्मेदारी कहते हैं। दूसरी चीज है जो कि जनता के नज़रिए से आप ये देखें कि पिछले आज़ादी की बात कर लें, 47 के बाद से अभी तक ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच, स्मोक से भरे हुए किचन, धुएं से भरे हुए किचन, क्योंकि 70% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रूरल में, और जो खाना पकाने की किचन के अंदर प्रक्रिया है वो वुड या कोयले के चलते होती थी। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वुमेन का, खासकर जनधन अकाउंट ओपन करने के बाद, और उसमें बड़ी बात है DBT, डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट एक वुमेन का है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक महिला के नाम पे यदि घर हो जाता है आवास योजना के चलते, उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं, तो उसका जो एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण है, उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। अब इंटरनेशनल फ्रंट पे बात कर लें तो ब्रांड इंडिया को जो प्रमोट किया गया पिछले 8 साल में मोदी जी के द्वारा, उसका एक बड़ा छोटा सा उदाहरण अभी के जो डेनमार्क के विजिट में आपने देखिए कि वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, इंडियन से बात कर रहे हैं, और उनसे 2 मिनट के समय के दौरान 8 बार उन्होंने सिर्फ एक चीज के लिए कहा, क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे, क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे, मेरा एक काम करेंगे। और काम कौन सा बता रहे हैं कि आप कम से कम एक आदमी, एक इंडियन, 5 नॉन इंडियन को इंडिया विजिट करने के लिए उत्साहित कीजिए। इसका मतलब उतने सारे ब्रांड इंडिया का प्रमोट करने वाले ब्रांड एम्बेसडर को क्रिएट किए। वहां तो कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल एरिना में जो इंडिया का आज की डेट में दमखम है, जो साख है, वो मुझे नहीं लगता उसके पहले थी।
आप बात कर ले इकोनॉमिक फ्रंट पे, तो मैं एक एक हमारे करके फ्रंट पे साथी हैं आऊंगा मेहनत प्रदीप जी, मैं एक जी। एक करके आऊंगा क्योंकि हमारे पास अलग अलग सेक्टर से स्पेशलिस्ट हैं जो कि बताएंगे उस सेक्टर के बारे में। वीरेंद्र गुप्ता सर, अगर मैं पिछले 8 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखूं और ख़ासतौर पर विदेश नीति को अगर समझना चाहें, किस तरीके से चेंज ओवर नज़र आया है, हम किस जगह पर खड़े थे 8 साल पहले और आज जो हमारी रफ्तार है, जो हमारा स्टैंडर्ड लेवल है, वो कहाँ पर आप देखते हैं? देखिए, विदेश नीति के क्षेत्र में बहुत सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिशमेंट मोदी सरकार ने किया है और 8 साल के पहले उससे कंपेयर किया जाए तो हमारी छवि में बहुत इजाफा हुआ है। इस वजह से भी हुआ है क्योंकि इंडिया तरक्की नुमा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, लेकिन लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं इस बात का कायल हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में जो फॉरेन पॉलिसी हमने चलाई है वो बहुत बढ़िया समन्वय है, प्रिंसिपल्ड अप्रोच एंड हमारा नेशनल इंटरेस्ट। किसी आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट पे अपने को नहीं बांधा है। पॉलिसी में देखने को मिलता है एक प्रैग्मेटिज्म जो कि बहुत ज़रूरी है और साथ में जो आप उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, जो हमारी आइडियोलॉजी की बात होनी चाहिए, वो सब बात करते हैं, लेकिन एक सेल्फ अश्योरेंस, एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, जिस वजह से और एक बैलेंस रखा हुआ है मोदी जी ने। अब आप हर क्षेत्रों में अलग अलग देखें तो चाहे वो अमेरिका से रिलेशनशिप की, उसकी बारे में अलग से चर्चा हो सकती है। अमेरिका से रिलेशनशिप, चाहे तो चाइना से हमने कोशिश करी, मोदी जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चाइना को अपीजमेंट बंद कर दिया और चाइना के खिलाफ हम खड़े हो गए। आपने डोकलाम में देखा, उससे इंडिया की छवि बढ़ी। पाकिस्तान हमारे यहाँ दिन ब दिन जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी करता रहता था और उसको मालूम था कि इंडिया से कुछ जवाब नहीं आएगा क्योंकि इंडिया जो है उनके न्यूक्लियर वेपन से डरा रहेगा। मोदी जी ने उसके लिए एक नया नैरेटिव बना दिया। 2 बार उनके ऊपर स्ट्राइक किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, दोबारा बालाकोट बॉम्बिंग करी। तो आप जो भी देखें, जिस क्षेत्र में देखें, वहाँ पे एक अपना बैलेंस बनाए रखा और इंडिया की छवि नेबरहुड में, अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में, ये सब अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दों में मोदी जी ने बहुत प्रैग्मेटिक पॉलिसी, बैलेंस के हिसाब से, और उनको नेशनल इंटरेस्ट, एक कोर हमारा आइडिया है कि हमारा इंटरेस्ट किस तरह से ऑप्टिमाइज हो, कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट की बात नहीं है। और जो पहले कहा जाता था कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रिश्तों की बात करते थे, किसी एक देश के साथ अगर रिश्ते मजबूत हो तो दूसरी तरफ ख़राब होते नज़र आते थे, या फिर जो बैलेंसिंग एक्ट था क्या वो लैग करता था, और पिछले 8 साल में यहाँ पर किस तरीके से बैलेंसिंग एक्ट को देखते हैं और क्या हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर अब बाकी देशों के साथ नेगोशिएट करते हुए नज़र आते हैं? देखिए, ज़माना बदल गया है, अब वो पुराने ज़माने की चीज़ नहीं है कि कभी कभी ऐसे सुनने को मिलता है। अब यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट में देख लीजिए, कई सारे लोग हमको बता रहे हैं या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं, हमारे अगेंस्ट हैं। तो वो ज़माना नहीं है, वो कोल्ड वॉर के वक्त में था, 19th सेंचुरी में था, 20th सेंचुरी में था, वर्ल्ड वॉर के पहले था, और कोल्ड वॉर में 2 कैंप्स बने हुए थे। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और दुनिया का जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप चेंज हो गया, और हर कंट्री इस कोशिश में रहता है कि मेरे रिलेशनशिप सारे पोलर जो कंट्रीज़ हैं, सारे पोल्स हैं, सारे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन सब से हमारे रिलेशनशिप ऑप्टिमाइज हों। अब आप देख लीजिए, यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत सही तरीके से चरितार्थ करती है कि मोदी जी की प्रैग्मेटिक एंड बैलेंस पॉलिसी। हमारे अमेरिका के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं और हमारा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, जैसा क्वाड समिट में भी नज़र आया। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है इस बात को ध्यान में रखा कि हमारे रशिया के साथ क्या रिलेशनशिप हैं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं, हमारी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर। तो हमने रशिया को एक साथ में रखते हुए एक बहुत मतलब एक चतुराई से और समझदारी से अपना रास्ता निकाल के हम चल रहे हैं। ओके, दिलीप चिनाय साहब, अगर हम आर्थिक जगत में देखें, और हालांकि इस बीच में एक बहुत ही टफ
टाइम मैं कहूँ कि तमाम देशों के लिए था आर्थिक नज़रिए से, वो कोविड काल रहा है। लेकिन पिछले 8 साल के अगर हम सफ़र को देखें प्रधानमंत्री मोदी के, तो आर्थिक जगत में क्या बड़े उतार चढ़ाव आपको नज़र आते हैं और कैसे अर्थ जगत में हमने 8 साल के सफ़र को तय किया है और उसमें प्रधानमंत्री का रोल और उनकी मैं कहूँ कि जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसे अगर मैं समझूँ तो? अगर आप देखें तो पहले ही बजट से क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया कोविड के अंतर्गत आत्मनिर्भर पैकेज करीब 7 पैकेज एक तरीके से अनाउंस किए गए थे, तो उनके 8 साल में 8 बजट के अलावा ये 7 और अनाउंसमेंट हुए थे। उसमें 3 चीजें काफी एक बड़ी इम्पोर्टेंट रही है। पहले जो था वो सब कुछ को सिंप्लीफाई करना है, चाहे जीएसटी हो, टैक्सेशन थिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक उन्होंने जो पूरा लिया था, चाहे वो 2500 से अधिक जो लॉज उन्होंने रिपील किए थे। तो एक वो काफी सिंप्लीफिकेशन में जाना, फेसलेस असेसमेंट को जो अभी दोहराया था, सिंप्लीफिकेशन पे था। दूसरा जो था बिल्कुल वो कैसे हर वर्ग को, आप देखें स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदार के लिए पेंशन स्कीम, उनके लिए और जो जेम पोर्टल का खोलना गवर्नमेंट परचेसेस के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अगर आप देखें तो वो अलग स्टार्टअप और छोटे छोटे उद्योग के लिए, एसएमई डेफिनेशन को चेंज करना, ये एसएमई सेक्टर के लिए है। और अगर आप देखें एफडीआई में, कई इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में, इंश्योरेंस में, डिफेंस में, करीब 15 सेक्टर्स में एफडीआई का लिमिट्स बढ़ाए गए और एफडीआई का एक तरीके से सुधार किया गया, जिसके फलस्वरूप इस पिछले साल हमारे सबसे ज्यादा एफडीआई हुआ। तीसरा अगर आप देखें तो नए जो सेक्टर्स हैं, आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी, नैनो टेक्नोलॉजी, मोबाइल, और ये जो अभी जो रिसेंट में जो पीएलआई स्कीम जो अनाउंस किया था 14 सेक्टर्स के, ड्रोन्स वगैरह, तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ था दिसंबर, अगर आप देखें 2014 में दिसंबर में मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ था। और जैसे पहले बताया गया था कि वो अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और रिजल्ट्स चाहते थे, क्योंकि वो थोड़ा इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा था, उसको पिछले साल जो है पीएलआई स्कीम किया गया। तो अगर आप इसके एक तरीके से देखें तो वो एक बहुत ही स्टेप वाइज एक तरीके से इकोनॉमी के हर सेक्टर को, अगर आप देख लें, प्राइवेटाइजेशन हो जाए और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स चुने गए हैं पब्लिक सेक्टर के लिए, और एक तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है बहुत डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि इकोनॉमी का क्या एक स्तर रहेगा। और आगे जाके देखेंगे जो सबसे बड़ा जो उनका था वो जो गति शक्ति और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, अगर आप देखें तो 1,11,000 करोड़ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट किया गया था। वो एनआईएफ को फंड को, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अनाउंस किया गया था, और उसको गति शक्ति में अभी गति शक्ति अनाउंस किया गया है। भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, अगर आप देखें तो एयर, लैंड एंड सी, अगर आप उसमें देखें, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो हर क्षेत्र में रिफॉर्म लाया गया है, हर क्षेत्र में योजनाएं बनाए गए हैं, और योजना की अकाउंटेबिलिटी, अगर आप देखें हर बजट में बजट आउटकम भी पेश किया गया है, और उसमें से अगर आप कंपेयर करें तो काफी प्रोग्रेस हुआ है। हाँ, जैसे आपने कहा कोविड का ये दौरान हो गया 2 साल, कई देशों की जीडीपी एक तरीके से इम्पैक्ट हुई है, और अगर जीडीपी ग्रोथ देखें और कितना हुआ तो ठीक है, वो पिछले 2 साल और 2.5 साल का असर एक तरीके से पड़ता है, लेकिन कंसिस्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, कंसिस्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, और हर टाइम पूरा जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से काफी इंसेंटिव्स दिए गए हैं कि यहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं, और नौकरी के स्किल इंडिया मिशन भी 15 जुलाई 2015 में अनाउंस किया गया था। सो ऐसे कई योजनाएं हैं जो काफी इंडस्ट्री के लिए और बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद है। ओके, मैं एक और पॉइंट पर आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले चक्षु राय साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, हेड है आउटरीच कार्यक्रम पीआरएस से, आपका स्वागत है। क्योंकि संसद के अगर नज़रिए से देखें, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली 26 मई 2014 को, उसके बाद से संसद के कामकाज और अगर संसद के अंदर जो कानून बनाने की प्रक्रिया या कानून बनाने का जो एक सफ़र रहा है, उसमें बेहद अहम पड़ाव आपकी नज़र से क्या वो हैं जो पिछले 8 साल में
हम लोगों ने देखे हैं, या बदलाव के वो बयार वही है? कविंद्र, अगर मैं ये पिछले 8 साल का सफ़र देखता हूँ जिसमें सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं, तो उसमें कुछ एक अहम चीज़ें उठकर आती हैं। दिलीप साहब अभी एक बात कर रहे थे कि जैसे जीएसटी के बारे में हम बात करते हैं, तो जीएसटी का जब वो कानून बना था तो उसमें 2 चीज़ें हुई थी। एक तो संसद ने कानून बनाया था, उसके बाद उस कानून को बनाने में सभी राज्यों का जो सुझाव था, उसका इम्प्लीमेंटेशन सभी राज्यों को साथ में लाना उस कानून को बनाने के लिए एक वो काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। मैं इसको अलग अलग तरीके से देखता हूँ। जो ये लेजिस्लेटिव जर्नी है सरकार की, उसको मैं कुछ अलग अलग तरीके से देखता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या हुआ। तो जीएसटी एक बड़ी उपलब्धि रही। उसके बाद एनपीए जो बैंक्स के थे उसकी रिकवरी के लिए जो कानून बना वो एक बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद सरकार ने ये भी कोशिश करी कि एक कानून बनाया जाए जिसको रेगुलरली अमेंड भी किया गया कि इंसॉल्वेंट अगर कोई कंपनी हो जाती है या बैंकरप्ट कोई कंपनी हो जाती है तो उसको कैसे रिवाइव किया जाए, उस पर बात हुई। विवाद से विश्वास जो एक टैक्स स्कीम था, उसका भी एक लेजिस्लेटिव ग्राउंडिंग था कि किस तरह से जो टैक्स के जो डिसएग्रीमेंट है ट्राइब्यूनल और टैक्स पेयर्स के बीच में, उसको कैसे ईज़ किया जाए, तो वो एक स्टेप था। जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स हैं जो कि बैंक्स के पैसे लेके देश के बाहर चले गए हैं, क्या उनको वापस लाने में कोई लेजिस्लेटिव काम किया जा सकता है, तो उस पर एक कानून बना। तो ये एक फाइनेंशियल अगर लेंस देखा जाए कि अगर इकॉनमी और फाइनेंशियल लेंस से देखें तो ये क्या कानून बने। बट सोशल लेंस पर भी काफ़ी सारे कानून बने। एक कानून जिसकी काफ़ी बड़ा कानून नहीं था बट जिसकी बात होनी चाहिए, वो था मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। उस एक्ट के बनने से पहले, उस एक्ट के संशोधन से पहले तक जो मैटरनिटी बेनिफिट था जो एक्सपेक्टेंट मदर्स को मिलता था, वो एक लिमिटेड पीरियड का था, उसको बढ़ाकर 6 महीने किया गया। एक और काम ये किया गया कि किस तरह से जो ट्रांसजेंडर सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून क्या कर सकता है। तो ये चीज़ें भी हुई। एक जब मैं दिलीप को सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज़ और कही थी कि काफ़ी सारे पुराने कानूनों को रिपील किया गया। एंड क्योंकि काफ़ी सारी बातें इकॉनमी और कोविड से रिलेटेड हुई थी, तो एक और बड़ा चेंज जो लेजिस्लेटिव देखने को आया वो ये था कि हमारे काफ़ी सारे कानूनों में जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड थे या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड थे, उनमें जो सज़ा थी वो क्रिमिनल पनिशमेंट होती थी। तो सरकार ने उसको कानूनी तरीके से चेंज करके वो जो क्रिमिनल पनिशमेंट्स थी उसको सिविल पनिशमेंट्स में कन्वर्ट किया, ताकि लोग कंप्लाई करें बट एक ये ना हो कि जेल जाने के का वो डर ना रहे, बट लॉ का फिर भी पालन हो। तो इस तरह से जो ये 8 साल की जर्नी है उसमें बड़े छोटे काफ़ी सारे कानून आए। कुछ कानूनों में विवाद रहा, कुछ कानूनों पे सहमति रही, बट एट द एंड ऑफ द डे कानून बने और वो कानून हमारे देश को एक दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, वो हुआ। बिल्कुल। प्रदीप जी, अब मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अगर हम टच को देखें, सुपरविजन के साथ साथ काफ़ी बड़े अहम और मैं कहूँ कि जटिल विवादित मुद्दों पर भी उन्होंने बेबाकी के साथ अपने सरकार के जरिए काम को अंजाम दिया, कदम आगे बढ़ा है। चाहे वो सोशल सेक्टर की बात करें या फिर जैसे कि चक्षु बता रहे थे अलग अलग कानूनों की बात करें। एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के तौर पर, एक भारत के निवासी के तौर पर जो प्रधानमंत्री का टच, जो कनेक्ट है, मैं उसको समझना चाहूँगा कि इस 8 साल में कैसे वो बदलता दिखाई दिया या किस तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, कनेक्ट की बात करें तो मोदी जी की जर्नी थोड़ी सी पहले जाना पड़ेगा आपको। इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना डाइवर्स है, विशाल है, और सबसे बड़ी चीज भाषा, डायलेक्ट और कल्चर में विभिन्नता है। तो उस एक जो बोलते हैं लास्ट माइल व्यक्ति जो सबसे पीछे कतार में खड़ा है, उसके क्या पेन पॉइंट्स हैं, उसकी समझ और उसके अनुसार उसके लिए पॉलिसी और व्यवस्थाओं को करना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज और यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा, जो हो सकता है विवादित हो या उसके अलग अलग मायने हो अलग अलग लेंस के जरिए। नोटबंदी की मैं बात जरूर करना चाहूंगा। नोटबंदी के जरिए जो
मैं तो कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, बट मैं बड़ी सिंपल सी बात ये बताना चाहूंगा, जो दो तीन जो शुरू में बात कही गई कि काला पैसा जो है वो है और उसको लेके आना है फॉरेन में और इंडिया के अंदर भी। तो सारा का सारा पैसा बैंकों में आया, उसके जरिए उसकी जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उसके जो भी टैक्स कलेक्शन, इनकम टैक्स होगा। सबसे बड़ी बात जो है कि इतना पैसा जो संदूकों में बंद था वो सिस्टम में आ गया, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है। दूसरी जो इंटेंजिबल बेनिफिट है कि लोगों को अब ये पक्का हो चुका है कि आप काला पैसा या काला बाजारी करके जो पैसा है उससे आप बच नहीं सकते। ये जो एक सेंस ऑफ बिलीफ है पर्टिकुलरली अमंग द यूथ, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसी के चलते डिजिटल पेमेंट का चलन आया। और आपने देखा कोविड के समय जबकि बड़ी मुसीबत थी, लेकिन डिजिटल पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरे के पूरे कंट्री में बिल्कुल दुरुस्त था। और उसी के चलते आप देखेंगे जब पिछले 2 महीने पहले 1,75 लाख करोड़ जो जीएसटी कलेक्शन होता है, और खासकर तब जबकि रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये जो बड़े टिकट साइज के सेक्टर हैं वो उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद जो जीएसटी कलेक्शन जाता है इसका बड़ा श्रेय जो जाता है, जो कहते थे कि पैरेलल इकोनॉमी है और जिसके चलते नोटबंदी लाई थी। मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ा थम्सअप है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो नोटबंदी को मैं मानता हूँ। ओके, एक आखिरी, क्योंकि वक्त कम है, वीरेंद्र सर जी, अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ अगर हम सामरिक नज़रिए से भी देखें और समझें, और जो अचीवमेंट्स या फिर नए नए फोरम बने हैं, नए गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बन रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जहाँ पर भारत लीड करता हुआ नज़र आता है। इन 8 सालों के अगर हम सफ़र को आगे बढ़ाना चाहें, कोई एक बड़ा चैलेंज आपको लगता है जो है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो होगा? देखिए, भारत पूरे ग्लोबल स्टेज पे किस तरह से अपना रोल अदा कर सकता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल हमारे जहन में आता है। और सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन ये बहुत सालों से चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हाल में होगा या इंडिया को जो हम चाहते हैं परमानेंट सीट मिलेगी। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा चैलेंज प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, वैसे और संस्थाएं हैं, हमको G20 में मेंबरशिप है, वहाँ पे हम काम करते हैं, क्वाड में आ गए हैं, ब्रिक्स में हैं, बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एक मुकम्मल तौर पर हम अपनी रोल की अदायगी, हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं ग्लोबल ऑर्डर में, और हम किस तरह से सब की मदद करते हुए अपनी खुद की मदद कर सकें और अपना लेजिटिमेट रोल उसको अदा कर सकें, तो ये मोदी जी के लिए, मोदी सरकार के लिए आगे आने वालों के टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुझको लगता है कि शायद चूंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जरिया नहीं निकलेगा तो G20 का रास्ता है। G20 भी तो आफ्टर ऑल ग्रुपिंग ऑफ वेरी लार्ज कंट्रीज एंड लार्ज इकोनॉमीज, तो शायद अगर इंडिया उसमें ज़्यादा तवज्जो दे, ज़्यादा ध्यान दे, तो वहाँ पर हमारी जो एस्पिरेशन है वो मिल सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।